ASG classes. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द एसजी क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट करा था एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक। ठीक है, इस वाले वीडियो में पूरी 10.2 कंप्लीट करेंगे। 8 से लेकर 13 तक जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। और इसकी फिगर दी हुई है, कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। इसका मतलब है एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना हुआ है। सर्कमस्क्राइब मतलब जो घेर के रखे, जो कवर करके रखता है। तो यहां पर मुझे फिगर दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, कह रहे हैं प्रूफ दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ठीक है ना, प्रूफ करना है मेरे को। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन में दिया हुआ है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing या फिर circumscribes a circle with center O। मैंने कह दिया पर ना, मैंने कह दिया कि भाई सेंटर जो है वो O है, यहां पर दिया नहीं हुआ बट मैंने मान लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन कह रहे हैं ये सर्कल है और ऐसे क्वाड्रिलेटरल एक बना दिया है, ये यहां टच कर रहा है, ये इधर ऐसे, एंड देन एक ये हो गई और एक ये हो गया। तो एक क्वाड्रिलेटरल ने एक सर्कल को घेरा हुआ है, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है और वैल्यू दी गई है A B C D। ठीक है, और इन पॉइंटों को मैंने कह दिया P Q R S। ठीक है ना, तो यहां पर मुझे क्या क्या मेंशन है, कह रहे कि भाई मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है A B C D जिसने एक सर्कल को पूरा घेरा हुआ है। इसका सेंटर मैंने O कह दिया, चलिए सेंटर O। कह रहे प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि AB प्लस सी डी इज इक्वल टू AD प्लस BC। क्वेश्चन का अप्रोच कॉन्सेप्ट समझते हैं। कह रहे हैं कि भाई एक क्वाड्रिलेटरल ने एक सर्कल को पूरा घेरा हुआ है, तो ऐसा करने पर जो ये क्वाड्रिलेटरल है उसकी अपोजिट साइड के सम इक्वल होते हैं। देखो यहां से AB प्लस CD है, तो AB ये साइड हो गई, CD ये साइड हो गई, तो ऑपोजिट साइड हो गई, इनके सम बराबर हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या रखना है, मुझे बात AB की गई है तो मैंने AB को देखा थोड़ा सा, और मैंने देखा यार AB के तो दो पार्ट हो रहे हैं, एक AP है एक PB है। अगर किसी तरह से इनको ढूंढ लूं, तो अगर किसी तरह से इनको ढूंढ लूं या इनका रिलेशन निकाल लूं इनके साथ में, तो देखो सबसे पहली बात है, अगर मैं AP बनाना चाहता हूं तो मैं AB बनाना चाहता हूं तो मैं AP और PB की वैल्यू ढूंढ लूं, उनको ऐड कर लूं तो AB मिल जाएगा मेरे को। क्लियर है, तो ये लगाने की कोशिश करते हैं प्रूफ। अब थोड़ा और ध्यान दो, बात अगर AP की आ रही है तो AP जो है एक टेंजेंट है या नहीं है, एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो रही है ना, जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो AP टेंजेंट हुई। उसी तरह से थोड़ा और ध्यान दो तो इस पॉइंट से ये भी एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये भी टेंजेंट हुई। तो मैं बाकी को नहीं देख रहा, मैं केवल इतने वाले पार्ट को देखता हूं, केवल इतने वाले पार्ट को, और बेस को अलग से निकालू तो ये ऐसे आ गया, ये पॉइंट हो गया, ये आ गया, ये आ गया A, ये आ गया P, ये आ गया S। तो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर बनने वाली दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं, तो वो यहां पर यूज कर सकता हूं। क्लियर है बात, तो केवल वहां फोकस करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो A पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ही तो हो गई है, दोनों की लेंथ इक्वल हो गई आपस में गई, तो कह सकता हूं AP इज इक्वल टू AS, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, है कि नहीं भाई, पॉइंट A कह दिया मैंने। कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर 1। अब समझते हैं, देखो AB पता लगाना है, मुझे पता है यार AP की वैल्यू ये है, अगर मैं PB की वैल्यू यहां निकाल लूं और दोनों को ऐड कर दूं तो AB मिल जाएगा मेरे को। तो अब मैं PB की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो B पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, एक BP है एक BQ है, तो BP इज इक्वल टू BQ, सेम प्रॉपर्टी, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और पॉइंट कौन सा है यहां पर, इस बार पॉइंट यहां पर B है, तो इक्वेशन नंबर 2, पहले A पॉइंट से था अब B पॉइंट से हो गया। ठीक है, अब नाउ C पॉइंट से भी ऐसा हो रहा है,
है ना भाई, सी पॉइंट से भी ऐसा हो रहा है। तो देखो मुझे चाहिए था ए बी प्लस सी डी, तो जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही मैं काम कर रहा हूं। अगर मैंने इन दोनों को ऐड करा तो मुझे ए बी मिलेगा, और उसमें भी एडिशन चाहिए सी डी का, तो सी डी की वैल्यू निकाल लेता हूं सेम इसी अप्रोच से। तो देखो सी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, सी आर और सी क्यू। तो सिंपल सी आर इज इक्वल टू सी क्यू टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और पॉइंट क्या है, सी एस बार। इक्वेशन नंबर 3 हुई। और बचता है भाई लास्ट वाला, तो सी आर में डी आर ऐड करूंगा, तो यहां पर डी पॉइंट से ले लेता हूं। तो ये पॉइंट है, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये, इन दोनों की लेंथ आपस में इक्वल, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और पॉइंट इस बार क्या हो जाएगा, डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे पता है मेरे को ए बी प्लस सी डी चाहिए, तो जैसा इन्होंने बोला वैसा मैं कर रहा हूं, इनके अकॉर्डिंग काम करो। तो यहां पर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ए बी मिलेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो सी डी मिलेगा। तो इक्वेशंस को क्या करूंगा, ऐड 1 2 3 एंड 4। अगर मैं चारों को ऐड कर दूं तो इजी पीजी हो गया। तो ये जाएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। तो लेफ्ट वाली वैल्यूज ऐड हो गई। राइट में देखते हैं ए एस, देखो ये सब ऐड हो रहा है ना, तो मैंने क्या लिखा, ए एस प्लस डी एस लिख दूं तो, या फिर नहीं भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो जाएगा ए एस प्लस डी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। क्लियर बात। ए पी प्लस बी पी फिगर के अंदर जाएंगे, ए पी प्लस बी पी मिलाकर हो जाएगा ए बी, प्लस सी आर और डी आर मिलाकर पूरी लाइन बन गई सी डी। यहां पर बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये जाएगा बी क्यू प्लस सी क्यू मिलाकर बी सी, और ए एस और डी एस, देखो यहां पर ए एस ये रहा, डी एस ये रहा, मिलाकर के बन जाएगा ए डी। तो इन दोनों की जगह पर आ गया ए डी, और इन दोनों की जगह पर आ गया बी सी। और ध्यान से देख लो, मुझको यही प्रूफ करना था। क्लियर बात। तो अगर इस तरह से बात करी जाए कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, तो उस क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड के सम इक्वल होते हैं। मैं इसको यूज भी कर सकता हूं डायरेक्ट, है ना, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसको डायरेक्ट यूज भी कर सकता हूं। क्लियर बात, फटाफट से नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, कह रहे हैं इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और इसके ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट्स है, एक है एक्स वाई, ठीक है ऐसे, और एक है एक्स डैश वाई डैश ऐसे, ये है एक्स डैश वाई डैश। ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। ये सर्कल का सेंटर है ओ, और यहां से ये टच कर रही है पी पॉइंट पे, ये हो गया क्यू पॉइंट, इसको सेंटर को ओ कह दिया। कह रहे टेंजेंट है जो सर्कल को टच कर रही है सी पॉइंट पर यहां पर, और एक्स वाई को टच कर रही है वो ए पॉइंट पर, और एक्स डैश वाई को कर रही है वो बी पॉइंट पर। नो, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे, सेंटर को यहां बना देते हैं, इसको ज्वाइन कर दिया ऐसे। ये मुझे फिगर दी हुई है, ठीक है ना। कह रहे प्रूफ करो एंगल ए ओ बी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये मेरे को 90 डिग्री का प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या कह दिया हुआ है, गिवन में एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये मेरे को पैरेलल टेंजेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे को ए बी इज द टेंजेंट at point of contact C, at point of contact C, C पर point of contact पर टच कर रही है। तो कह रहे प्रूफ करो टू प्रूफ एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बन रहा है सेंटर पर ये 90 बन रहा है, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करूंगा, एंगल के बारे में अगर बात करी गई है तो मैं एंगल के रिगार्डिंग की जो भी मेरे पास प्रॉपर्टीज है उनको सर्च करूंगा ना, स्कैन करूंगा। ये एक लाइन है, और लाइन पर किसी एक पॉइंट पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है भाई, 180 डिग्री का। अगर वो दो एंगल से बनेगा तो लीनियर पेयर, और दो से ज्यादा है तो एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो
मुझे ये तो पता है ये टोटल 180 होगा, दैट मींस ये वाला इसका हाफ होगा, तो यहां पर मुझे कुछ बाइसेक्टर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। तो अप्रोच यहां से निकल कर आएगी कि भाई कहां से शुरुआत करूं, शुरुआत एंगल रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उनको खोजूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये टेंजेंट दी गई है, क्यों दी गई है, सोचेंगे ना, सोचना जरूरी है कि कोई भी चीज दी जाएगी वो यूजफुल है, उनके पास ज्यादा इंक नहीं है वेस्ट करने के लिए, वो कुछ दे रहे हैं तो वो काम का होने वाला है। तो मैंने क्या करा, जब ये सी पॉइंट पर टच कर रही है तो इसको ज्वाइन कर लिया, है ना। तो मैंने छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी, यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर दी, मैंने कहा एक काम कर लो, ज्वाइन कर लो ओसी को, ठीक है ना। अब यहां पर एंगल रिलेटेड मेरे को कुछ चीज ढूंढनी है, कोई भी प्रॉपर्टी ढूंढनी है, तो यहां पर अगर मैं किसी तरह से इन एंगल्स को इक्वल कर दूं तो भाई टोटल 180 है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, एक तरह से बाइसेक्टर बन जाएंगे। तो इन एंगल्स को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे बेसिक वे क्या है मेरे पास, कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंट कर दूं दोनों ट्रायंगल्स को तो काम बन जाएगा, फटाफट से कॉन्ग्रुएंसी यूज करते हैं। तो इन ट्रायंगल एपीओ, तो प्रूफ में इन ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल एसीओ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, देखो ध्यान से, किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होती है एक सर्कल पे, उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, तो AP इज इक्वल टू AC, AP इज इक्वल टू AC, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, क्लियर बात। दूसरा भाई OP और OC रेडियस है, एक सर्कल की रेडियस तो सेम ही होगी ना, तो OP इज इक्वल टू OC रेडियस, एंड देन ध्यान से देखो A दोनों के अंदर कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन। भाई ये वाली लाइन जो है वो इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर ट्रायंगल APO इज congruent to triangle ACO by SSS congruency, by SSS congruency। और दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाय सीपीसीटी इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर है बात। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, इनके एंगल, सो एंगल APO इज इक्वल टू एंगल एंगल AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल AOC बाय CP, क्लियर बात। भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया ना। और इसी तरह से मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं, ये कॉमन हो गई, ये दोनों की लेंथ इक्वल हो गई और रेडिया इक्वल हो गए, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो सिमिलरली करके मैं यहां पर लिख सकता हूं, तो सिमिलरली एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOQ, क्लियर बात, ठीक है ना भाई। ये वाला एंगल इस वाले के बराबर कैसे हुआ, कॉन्ग्रुएंसी से, तो यहां पर भी वही सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट चीज अप्लाई होगी, इसलिए मैंने सिमिलरली लिख दिया है। तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है फिलहाल। नाउ ध्यान दो, मुझको पता है कि भाई ये POQ क्या है, POQ इज डायमीटर। अब ये डायमीटर है तो लाइन ही तो हुई है, लाइन ही तो हुई, तो एक पॉइंट पर एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, वो 180 बनेगा, दैट मींस एंगल POA प्लस एंगल AOC, है ना, या फिर AOP कह सकते हो, प्लस एंगल BOC, भाई ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। और यहीं पर अगर ये दो एंगल्स हो जाएंगे तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर, पेयर डिनोट करता है दो वैल्यूज को। तो देखो मुझे क्या है, मुझे मतलब है इस वाले एंगल से, मुझे मतलब है इस वाले एंगल से, इस वाले से,
तो इसके अंदर एक तो ये आ रहा है AOC और एक आ रहा है BOC, तो इन दोनों को रखूंगा, बाकी को रिप्लेस करूंगा। अब ये POA कह दो या फिर AOP कह लो, बात एक ही है। AOP किसके बराबर है? AOC के, तो रिप्लेस कर दिया। AOP AOC के ही बराबर है ना, ये इसलिए तो कॉन्ग्रुएंट करे थे, तो मैंने रिप्लेस कर दिया, इसको लिख दिया AOC, ये वाला AOC एज इट इज है। BOC मुझे चाहिए तो मैंने यहीं पे रखा हुआ है, और BOQ की वैल्यू भी किसके बराबर है? BOC के ही बराबर है। ये वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू से, क्लियर है? तो इसका मतलब है ये बराबर हो गया 180 डिग्री। ये है AOC, ये है AOC, तो 2 AOC प्लस 2 BOC इज इक्वल टू 180। मैंने अगर 2 कॉमन ले लिया तो बचता है एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बात? अब 2 से डिवाइड कर तो ये जाएगा 90, और ध्यान से देखो AOC BOC मिलाकर ये वाला एंगल बन रहा है, जो कि रिक्वायर्ड एंगल है, एंगल AOB। सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करने को कहा था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बात बिल्कुल। तो मुझे सोचना है कि भाई मेरे को अगर यहां पर एंगल को दिखाना है तो मैं एंगल रिलेटेड प्रॉपर्टीज सर्च करूंगा, स्कैन करूंगा मैं पूरा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है बात? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो भाई बहुत बड़ी कथा लिखी हुई है, समझते हैं इसको। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रखी है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, है ना। कह रहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हैं, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूं। वो लाइन सेगमेंट सेंटर पर एंगल बना रहे हैं कुछ, तो ये लाइन सेगमेंट इसके एंड पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे सेंटर से, तो ये एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट हो गया। कह रहे हैं ये जो एंगल है जिस पर टेंजेंट्स इंक्लाइंड है, और ये लाइन सेगमेंट सेंटर पर जो एंगल बना रहा है, ये सप्लीमेंट्री है। क्लियर बात? तो यहां पर कंसीडर कर लिया मैंने, है ना। तो गिवन में मैं बोल देता हूं, चलो मेरे को 2 टेंजेंट्स दी हुई है, तो मैंने इनको नेमिंग दे दी है ना, नाम कर दिया इनका। मैंने इसको O लिख दिया, इसको O कंसीडर कर लिया, इसको मैंने P कंसीडर कर लिया, इसको B कर लिया, इसको A कर लिया। क्लियर है बात? तो मैंने मुझे क्या कह दिया हुआ है? कह रहे हैं 2 टेंजेंट्स हैं कोई, है ना। वैसे मैंने नाम यहां पर लिख दिया, बट मैं गिवन में भी डायरेक्टली लिख रहा हूं कि PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स, ठीक है ना, from an external point P to the circle with center O। क्लियर बात? तो PA और PB 2 टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां मैंने मेंशन नहीं करा, बट आपको दिख ही रहा है, आप लिख सकते हो A और B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है ना। कह रहे कि प्रूफ करो कि जहां पर ये दोनों टेंजेंट इंक्लाइन कर रही है, ये एंगल और इनको ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बना है, वो जो सेंटर पर एंगल बना रहा है, यानी कि ये एंगल, ये प्लस ये सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या था भाई? जिनका सम 180 डिग्री होगा। तो मुझे प्रूफ करना है, 2 प्रूफ। कह रहे प्रूफ करके बताओ एंगल P प्लस एंगल O, है ना। या फिर थोड़ा और बेटर लिखूं तो एंगल APB प्लस एंगल AOB मुझे प्रूफ करना है 180 डिग्री। क्लियर बात? क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। प्रूफ की बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक काम करो, मुझे तो ये वाला और ये एंगल चाहिए ना। अब मैं सोचता हूं, अगर यहां से ये हटा भी दूंगा तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? सोचने के लिए मैंने ये हटाया, तो इन एंगल्स पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना, ये तो एज इट इज ही है। तो बस मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड बना देता हूं, इसलिए
ध्यान से देखो, ये है सेंटर, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है सेंटर, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस ड्रॉ करूंगा टेंजेंट पर, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। मैंने कहा एंगल अगर ढूंढना है तो एंगल रिलेटेड प्रॉपर्टी सर्च करूंगा। ये रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी 90 डिग्री हुआ। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, तो मैं कह सकता हूं एंगल PBO इज इक्वल टू एंगल PAO। भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों 90 होंगे। प्रॉपर्टी लिखनी मैंडेटरी है, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्लियर बात? बिल्कुल है। सबसे पहली थ्योरम है मेरे पास। नाउ अगर मैं इसको क्वाड्रिलेटर लिखा है भाई, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, तो ये क्वाड्रिलेटर लिख दूंगा, तो PAOB, सिंस PAOB इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो भैया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम कितना होगा? 360 होगा ना। तो फटाफट से एंगल ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये मेरे पास 360 हो जाएगा। तो फटाफट लिख देता हूं, एंगल PBO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बात समझ में आ रही है? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल। अब मुझको पता है भाई ये एंगल और ये तो 90 है ना, यहां पर मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो PB और PA दोनों 90 हो गए, तो 90 प्लस 90 एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 और 90 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 180, और 180 उधर गया तो माइनस हो गया 180। तो APB प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और देखो ये तो प्रूफ करना था भाई। बात समझ में आई? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भाई ये वाला एंगल जहां पर टेंजेंट्स इंक्लाइन कर रही हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो सेंटर पर जो एंगल बना रही है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर है बात? तो कोई भी डाउट है तो बताओ, नहीं फटाफट नोट करो। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहे भाई? कह रहे प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल इज अ रोम्बस। कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, वो पैरेललोग्राम एक्चुअली में एक रोम्बस होगा। ठीक है ना? तो हमने क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 जो करा था उसी का यूज कर रहा हूं, तो मैं वही चीज दोबारा यहां नहीं लिखूंगा, लेकिन वो आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो लिखनी पड़ेगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 को ढंग से समझ लेना ना, पढ़ लेना दोबारा से। तो मैं बता देता हूं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक सर्कल है, इस सर्कल को एक पैरेललोग्राम ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है ना, इस तरह से ऐसे हो गई। ए कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया, इसको D कह दिया, P Q R S। क्लियर है बात? तो यहां पर जो चीज है वो ऑलरेडी मैं 8th क्वेश्चन में कर चुका हूं, तो मैं उस रिजल्ट का यूज करूंगा और टाइम बचाऊंगा। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो वो वाला पार्ट आपको शो करना पड़ेगा। मैं लेकिन अभी फिलहाल के लिए इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी 8th क्वेश्चन में करवा चुका हूं उसको, तो उसको दो बार लिखने का अभी कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर जाना, दोबारा से उसको पढ़ लेना। क्या था उसका रिजल्ट कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है किसी सर्कल को तो उसकी ऑपोजिट साइड का सम आपस में इक्वल होता है। इस रिजल्ट को मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा। इससे क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना, टाइम बच जाएगा हमारा, क्योंकि सेम चीज मैं करवा चुका हूं, उसको ही जस्ट अभी करवाऊं 2 क्वेश्चन के बाद मतलब नहीं। तो उसको ध्यान से पढ़ लेना है कि हुआ कैसे था। एक बार बस छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट थी दोनों, तो ये बराबर इसके था, ये बराबर इसके था, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके, 4 इक्वेशन साइन थी, चारों को ऐड कर दिया था तो अपोजिट सम, अपोजिट साइड के सम इक्वल आ गए थे। क्लियर है? अब वो रिजल्ट मैं यहां पर यूज कर रहा हूं बस। तो गिवन में क्या कह दिया हुआ है? गिवन में मेरे को है कि एबीसीडी एक्चुअली में एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो जो पैरेललोग्राम अगर दे दिया है तो लिखा हुआ क्वेश्चन बड़ा छोटा है,
लेकिन जो वर्ड पैरेललोग्राम है तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, तो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने वाला हूं यहां पर ना, तो प्रॉपर्टी दिमाग में बैठी होनी चाहिए मेरे पास, और जो प्रूफ कर रहा है उसकी प्रॉपर्टीज भी मुझको पता होना चाहिए, तभी तो प्रूफ कर पाऊंगा। अभी प्रूफ करने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी को प्रूफ करो। टू प्रूफ एबीसीडी एक्चुअली में एक कैसा पैरेललोग्राम है, एक ऐसा पैरेललोग्राम है जो रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस भी एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है भाई, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम भी है कि नहीं, लेकिन मुझे प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है एक्चुअली में। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा आता है, एक्स्ट्रा आता है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 पर, तो अगर मैं किसी तरह से चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो रोम्बस बन जाएगा। तो मुझे ढूंढनी है साइड रिलेटेड प्रॉपर्टीज, अप्रोच ऐसे रखनी है, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले मैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 में जो प्रूफ कर चुका हूं वो ये चीज थी कि अगर इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स के सम इक्वल होने वाले हैं, दैट मींस ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ये रिजल्ट मैंने ढूंढा था, ये रिजल्ट मैंने ढूंढा था क्वेश्चन नंबर 8 में, तो आप जाकर एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेना, है ना, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को तो उसके अपोजिट साइड के सम इक्वल होते हैं। तो इसको मैं यूज कर रहा हूं फिलहाल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो पहले इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ मुझे पता है पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम की खासियत क्या है, साइड रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी, सबसे पहली इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो मैं कह सकता हूं ए बी इज इक्वल टू सी डी है ना, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी है। रीजन opposite sides of a parallelogram are equal। क्लियर बात बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर दूंगा तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होता है, समझो। एक बार बता देता हूं कैसे। मैंने कहा चलो एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ठीक है ना, मैंने कहा ये x है, ये क्या है x है, ठीक है। अब अगर ये इसके बराबर मैं प्रूफ कर दूं और मैं कह दूं ये भी x है, तो देखो अब इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, अगर ये x है तो ऑटोमेटिकली ये भी x ही बना, और अगर ये x है तो ये भी x बना, यानी कि अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती हैं तो चारों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल होती हैं, तो ये एक रोम्बस कहलाया जाता है। तो किसी भी पैरेललोग्राम की अगर आप एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दोगे तो वो पैरेललोग्राम एक्चुअली में एक रोम्बस है। तो मुझे यही करना है, या तो इसके ये बराबर कर दो, या तो इसके बराबर ये, या तो इसके ये, या तो ये इसके ये। क्लियर है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1, मुझे पता है ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी है, यही मैंने प्रूफ करा था क्वेश्चन 8, चेक करेंगे। लेकिन पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये दोनों तो बराबर है, तो रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, सी डी की जगह पर ए बी लिख देता हूं, क्योंकि दोनों बराबर है, तो सी डी की जगह पर ए बी लिख दिया। उसी तरह से BC की जगह BC लिख दिया और AD की जगह पर भी BC लिख दिया। रीजन, सिंस AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। क्लियर बात। नाउ ऐड करूंगा तो 2AB इज इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो AB इज इक्वल टू BC आ गया। अब जरा फिगर में देखूं तो AB मेरे पास ये रहा, AB मेरे पास ये रहा और BC मेरे पास ये रहा। तो ध्यान से देखो एडजेसेंट साइड ही तो है जिनमें कॉमन वर्टेक्स हो गया एक, तो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो क्या होगा भाई, ये एक रोम्बस कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा, ये एक रोम्बस कहलाया जाएगा। आप डायरेक्ट लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो आप देख सकते हो। देखो AB बराबर BC है, AB ही बराबर CD है और BC बराबर AD है। क्लियर बात बिल्कुल। तो हमारे पास क्या होगा, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल, AB बराबर BC है, प्रूफ करा है मैंने। AB बराबर CD है, यहां से देख लेंगे, और BC बराबर AD है, हम यहां से देख लेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। या फिर आप सीधा सीधा ये भी मेंशन कर सकते हो कि सिंस एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगी तो एक रोम्बस होगा। सो सिंस, चाहो तो सिंस एडजेसेंट साइड्स
of a parallelogram ABCD are equal, therefore ABCD is a rhombus. 9th क्लास में हम प्रूविंग किया करते थे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, ठीक है ना। तो आप ऐसा इस तरह से बताना चाहो ऐसा भी बता सकते हो, यहाँ पर लग के भी लिख सकते हो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और अगर आप ये स्टेटमेंट यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनने वाली है। क्लियर है? तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, तो फटाफट इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, है ना। तो इस एक्सरसाइज का, है ना, सर्कल्स का सबसे लेंथी क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ा सा ज्यादा करना है, ऐसा नहीं कि भाई लेंथी का मतलब टफ होगा हमेशा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा लिखना ज्यादा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एबीसी ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब्ड अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल बनाया हुआ है जिसके अंदर सर्कल है, ठीक है। तो ऐसे हो गया, और इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म किया दिया है। थोड़ी सी खतरनाक साइड हो गई इस तरह से, एंड देन दिस। क्लियर? एबीसी है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। इस सर्कल का जहां पर जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर ना, तो रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सर्कल वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन कह रहे हैं सच दैट बी डी एंड डी सी सेगमेंट्स हैं और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये रहा सर्कल का सेंटर ओ, और ये रहा पॉइंट डी, तो ये डीसी को डिवाइड कर रहा है सीडी और बीडी पॉइंट, ठीक है ना। तो कह रहे हैं फिगर पे हमको दिया हुआ है, यहां पर जो लेंथ है, जो सीडी की जो सेगमेंट्स बन रहे हैं, इसको ड्रॉ करने से इसके जो सेगमेंट्स बने उनका डिस्टेंस मेरे को दिया गया है। कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। जो सीडी है वो है 6 सेंटीमीटर और जो बीडी है वो है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कह रहे हैं बताइए AB और AC कितना होगा। कह रहे हैं एक ट्राइंगल है जिसने सर्कमस्क्राइब किया हुआ है एक सर्कल को, इसका जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। ये D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो BC लाइन को दो सेगमेंट में, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसमें CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। आपको इस लाइन का या इन लाइंस का डिस्टेंस पता लगाना है, यानी कि ट्राइंगल की बाकी दोनों साइडों का पता लगाना है। क्लियर है बात? तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो ये कैलकुलेशन वाला है, प्रूफ करने वाला नहीं, कैलकुलेशन वाला है। तो मैंने कहा चलिए काम करते हैं, मैं इसको इस पॉइंट को E मान लेता हूं, इस पॉइंट को मान लेता हूं F। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना, इधर भी और इधर भी टच कर रहे होंगे सर्कल को, तो इसको E मान लिया, इसको मान लिया F। क्लियर बात? अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है CD और C, तो इनकी लेंथ बराबर होगी आपस में। मैं कह सकता हूं कि जो CE है वो बराबर हो जाएगी CD के इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट C। क्लियर बात? उसी तरह से मैंने कहा ये CE 6 सेंटीमीटर हो गया, तो उसी तरीके से ये FB जो हो जाएगा ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना भाई। B पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि FB इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट B। और जो बाकी की वैल्यू बची है, ये भी तो भाई टेंजेंट ही ना इस पॉइंट से, तो मैंने इसको लेट कर लिया, क्योंकि अगर ये पता लग गया तो बाकी पूरा काम हो गया। तो मैंने लेट कर लिया, लेट AE जो कि बराबर है AF के, मैंने x सेंटीमीटर मान लिया, सेम टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट A। तो भाई अगर ये x है सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा, x सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं फाइंड कर दीजिए AB और AC कितना होगा। तो मैं कह सकता हूं जो AB है वो एक्चुअली में है x प्लस 8 सेंटीमीटर, एंड जो AC है वो हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर।
क्लियर है ना बात? तो मेरे को अगर x पता लग गया तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर यूज होती है 9th क्लास थोड़ी। तो देखें जरा किसको 9th याद है। तो 9th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हेरोंस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्या था वो, उससे हम एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का, है ना, क्योंकि और कुछ लिंक नहीं दिया हुआ। तो कैसे निकालेंगे एरिया? हेरोंस फॉर्मूला क्या था कि भाई जो साइड्स हैं उसका सम करके हाफ कर दूंगा तो s निकल कर आएगा सेमी पेरीमीटर। s कितना होगा इस ट्राइंगल का? तीनों साइडों का सम, है ना। तो एक साइड है मेरे पास x प्लस 8, तो यहां पर मैं लिख देता हूं BC की वैल्यू टोटल 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर। तो तीनों साइडों का सम, तो x प्लस 8 x प्लस 6 एंड 14 डिवाइडेड बाय 2। तो ये s क्या हुआ करता था? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो ये ऐड करूंगा, आ जाएगा 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर। तो जो सेमी पेरीमीटर है, पेरीमीटर का हाफ है, वो हो जाएगा x प्लस 14। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यूजिंग हेरोंस फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c। याद है फॉर्मूला? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो s का मतलब है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, और abc डिनोट करते हैं किसको? तीनों साइडों को, ठीक है ना। तो a की जगह मैं कोई भी साइड ले सकता हूं, b की जगह कोई सी भी, और c की जगह भी कोई भी। तो फटाफट लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s जो कि है x प्लस 14। नाउ s यानी कि है x प्लस 14 माइनस a, मतलब कोई भी एक साइड, तो मैं ले लेता हूं x प्लस 18, तो माइनस करूंगा x प्लस 8। तो जब माइनस करूंगा ये नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x और माइनस का 8 बन जाएगा। माइनस x प्लस x कैंसिल, 14 में से जाएंगे 8, बच जाएंगे 6। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे ना, तो प्रॉब्लम थोड़ी है। सेम s माइनस b, तो x की वैल्यू है x प्लस 14, b की वैल्यू अदर सेकंड साइड जो कि है x प्लस 6, माइनस करूंगा तो माइनस x माइनस 6, x कैंसिल, 14 में से 6 के बचते हैं 8। क्लियर? नाउ थर्ड x प्लस 14 माइनस 14, तो 14 से 14 कैंसिल, बचेगा सिर्फ x। तो सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 48 रूट 48 x देन x प्लस 14, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इस ट्राइंगल का एरिया। इक्वेशन नंबर 1 से कर, मैंने इसको लिख दिया। अब लेकिन यहां तो अभी भी वेरिएबल ही है ना भाई, लटक गए तो मैं क्या करूंगा, देखो किसी भी फिगर का अगर मैं एरिया निकालूं, मैं कोई से भी मेथड से निकालूं, एरिया पर थोड़ी इंपैक्ट पड़ेगा। मेरा पाथ ही तो बदल जाएगा जाने के लिए, पहुंचना तो मुझको यहीं पर है ना, निकालना तो मुझको एरिया ही है। तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया डिफरेंट मेथड से निकालूंगा, और जो कि सबसे इजी मेथड होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसी से भी पूछेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, जब मेरे पास हाइट मेंशन होगी तो क्या होगा भाई, यहां पर भी वही अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्राइंगल को डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। मैंने क्या करा, एक काम कर लो, ज्वाइन कर लो OB को, OC को एंड OA को। तो 3 ट्राइंगल बने, 1 2 3। अब देखो जरा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर है भाई, ये भी 4 सेंटीमीटर है भाई, है कि नहीं? तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ये भी तो हो सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो करके, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या मैं ये नहीं कह सकता एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB ये वाला, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC ये वाला, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC ये वाला। हो सकता है कि नहीं भाई, मैंने बस इसको ब्रेक ही तो कर लिया, उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, इसके एरिया पर थोड़ी ना इंपैक्ट पड़ जाएगा, कुछ एरिया थोड़ी बदल जाएगा। तो ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल। तो यहां पर हाइट मेंशन है तो सीधा सीधा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यूज पुट करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना है मेरे पास, ये है कि नहीं है? तो मैं इसको डायरेक्ट लिख के चल सकता हूं, तो ये जाएगा रूट 48। तो यहां से इक्वेशन हटा देते, चलो रूट 48 x प्लस 14 इज इक्वल टू
एरिया ऑफ AOB, तो हाफ AOB के लिए, तो AOB के लिए बेस हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगी परपेंडिकुलर यानी कि रेडियस OF प्लस BOC नीचे वाला ट्राइंगल, तो यहां पर बेस हो जाएगा BC, तो हाफ बेस BC एंड हाइट यहां पर OD और एरिया ऑफ AOC के लिए हो जाएगा हाफ बेस हो जाएगा AC और हाइट हो जाएगी OB। क्लियर है बिल्कुल? कोई भी दिक्कत हो किसी भी पॉइंट में तो मुझको बता देना। देखो यहां पर क्या है, हाफ तो कॉमन है ही है, मैंने भले यहां पर OF OD और OE लिखा हुआ है, तीनों की वैल्यू 4 4 4 ही तो है, तो ये जाएगा √48 x प्लस 14 हाफ आ गया। OF की वैल्यू भी देखो रेडियस है 4 सेंटीमीटर है, इसकी भी वैल्यू 4 सेंटीमीटर, इसकी भी वैल्यू 4, तो मैंने कॉमन ले लिया हाफ और 4 ब्रैकेट। AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास, AB की वैल्यू देखो लिखी हुई मैंने x प्लस 8, तो ये जाएगा x प्लस 8। BC की वैल्यू 14 है देखो, और AC की वैल्यू x प्लस 6 है, तो ये हो जाएगा x प्लस 6। क्लियर है बात? सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू बनेगी, तो यहां पर आ रहा है √48x प्लस 14 इज इक्वल टू, देखो 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये जाएगा 2 टाइम्स। इन सबको मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, ध्यान दो तो यहां पर, तो टाइम बचाएंगे। मैं इन दोनों इन वैल्यूज को ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं, तो इसका आंसर क्या आया था, ये आया था 2 ब्रैकेट x प्लस 14, तो यहां पर आ जाएगा बाहर 2 है, 2 और आ गया कॉमन x प्लस 14। भाई इसका सम तो मैं ऑलरेडी जानता हूं ना, यही तो है, और बाहर जो 2 है वो मैंने यहां लिख दिया। क्लियर है? तो मैं इसको और शॉर्ट कर सकता हूं, 2 × 2 4 लिख सकता हूं, तो ये आ गया 4। क्लियर है? तो यहां पर मुझको दो रिलेशन मिले, मैंने दोनों को बराबर रखा मेरे पास इक्वेट करने के लिए, केवल सिंगल वेरिएबल है तो सॉल्व कर लो भैया। रूट को हटाने का तरीका बेस्ट, स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैं बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या मिलेगा, इसका तो अंडर रूट हट गया, ये हो जाएगा 48x प्लस 14, लेकिन वहां पर स्क्वायरिंग हो जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर x प्लस 14 स्क्वायर ही लिख दिया। क्यों करा है ऐसा, ये रहा x प्लस 14, सिंगल पावर है, इससे एक पावर कैंसिल हो गई, 1 पावर रहेगी। 16 से डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स जाएगा, तो ये जाएगा 3x, ठीक है ना, और यहां पर वैल्यू रह जाएगी मेरे पास x प्लस 14। भाई ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, पावर 1 रह गई, 16 से डिवाइड कर दिया थे, 3x रह गया, x को इधर ले आओ तो 2x इज इक्वल टू 14, तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 7 सेंटीमीटर। क्लियर है ना बात? तो मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको बताना है AB और AC की वैल्यू, सो देयरफॉर AB की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, AB है मेरे पास x प्लस 8, तो ये जाएगी 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर, और जो AC है वो है मेरे पास x प्लस 6, तो जाएगी 7 प्लस 6 यानी कि 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो साइड है वो एक्चुअली में कितनी है, वो है 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन टफ नहीं है ये, बस थोड़ा सा लिखना ज्यादा है ना, और थोड़ा सा 9th वाला कॉन्सेप्ट है। तो आप क्या करेंगे, एक बार ट्राइंगल का एरिया हेरोन से निकालेंगे, एंड देन फिर ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, 3 छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करके, और क्यों, क्योंकि मेरे को हाइट मेंशन है इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसके किसी भी स्टेप में डाउट होगा तो बच्चों मेरे से जरूर पूछ लेना है, नहीं तो इसको फटाफट से नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, करिए नोट। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, कह रहे हैं प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं कि मुझको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसने सर्कमस्क्राइब कर रखा है एक सर्कल को, उसको घेरा हुआ है, तो कह रहे हैं उसकी अपोजिट साइड्स के जो अपोजिट जो साइड्स हैं वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म कर रही हैं। समझते हैं, फिगर को समझते हैं। कह रहे हैं जी एक सर्कल है ऐसे करके, ठीक है ना, और इस पर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, कोई भी हो सकता है ना, कुछ भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, आप रेक्टेंगल ले लो, आप रोम्बस ले लो, आप स्क्वायर ले लो, एक कोई जनरल क्वाड्रिलेटरल ले लो, ए बी सी डी, ये कह दिया पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्यू, ये आर। यहां पर थोड़ा बहुत यूज होता है, 9th जो क्वेश्चन हमने करा ना उसके थोड़ा सा जैसे ही है,
तो मैंने कहा इसका जो सेंटर है वो ओ सेंटर हो गया, ठीक है। कह रहे ये क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है, यानी कि ए बी सी डी अपोजिट है और बी सी और ए डी अपोजिट है, ये सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं, यानी कि जैसे ए बी सेंटर पर कौन सा एंगल बना रहेगा, ए बी के एंड पॉइंटों से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल सबटेंडेड बाय ए बी हो गया एट सेंटर। उसी तरह से जो ये है सी डी, वो ये वाला एंगल बना रहे हैं, तो ये ऑपोजिट एंगल्स हो गए सबटेंडेड बाय द ऑपोजिट साइड्स, है ना। कह रहे ये जो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री हैं, मतलब ए बी और सी डी जो एंगल बना रहे हैं ये सप्लीमेंट्री हैं, और बी सी और ए डी जो बना रहे हैं ये सप्लीमेंट्री है। मुझे ये प्रूफ करना है, क्लियर है बात बिल्कुल। तो सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है ना, आप इसको लेट करके भी कर सकते हो कि भाई लेट ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद द सेंटर ऑफ, फिलहाल मैं ये चीज गिवन में ही लिख रहा हूं कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle with center O, ठीक है ना। इतनी सी बात मुझे बताई गई है। फिलहाल के लिए मैं यहां से इनको हटा देता हूं। क्या है प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें करना है कि इनकी जो ऑपोजिट साइड है वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करती है। दैट मींस एंगल ए ओ बी जो कि ए बी बना रही है सेंटर पर, एंगल सी ओ डी जो कि सी डी बना रही है ये 180 डिग्री है, और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी ये भी 180 डिग्री ही है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब जो 180 फॉर्म करते हैं। तो ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन में कर देता हूं। क्योंकि भाई एंगल है, एंगल प्रूफ करने तो एंगल रिलेटेड प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी ना कुछ। तो मैं, और ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको कर दिया, एंड देन यहां पर इसको कर दिया। अगर मैं आपसे बोलूं ये जो ट्रायंगल्स हैं दोनों, ये बिल्कुल एक्सैक्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरह दिखाई दे रहे हैं ना। ऐसे ही था वहां पर भी, ध्यान से अगर देखो तो ऐसे ही तो था भाई। ये बस वहां पर पैरेलल दी हुई थी, ये कॉमन टेंजेंट दी हुई थी, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने वहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। वही करना है मुझे यहां पर भी, बट यहां पर मैं मार्किंग कर देता हूं क्योंकि एंगल्स थोड़े से ज्यादा हैं। तो इसको 1 कह दिया, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया 3, ये रहा 4 5 6 एंड 7 एंड 8। क्लियर बात। तो मैंने यहां एक कंस्ट्रक्शन कर दी। मैंने कहा एक काम कर लीजिए, ज्वाइन कर लो ओपी OQ OR एंड OS को, ठीक है ना। नाउ प्रूफ। तो ये चीज मैं एक ही ट्रायंगल में करूंगा क्योंकि सिमिलरली सारे ट्रायंगल्स में भी हो जाएगी, मतलब सेम अ पेयर ऑफ ट्रायंगल्स में करूंगा। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स की बात की, इन दोनों ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल BPO, इन ट्रायंगल BPO एंड ट्रायंगल BQ। भाई क्या इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो? तो पॉज करना, कॉन्ग्रुएंट करके देखना, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहां पर देख लेना। लेकिन पहले खुद से कोशिश करनी है कि भैया हाँ मैं कॉन्ग्रुएंट कर पाऊंगा क्या, क्योंकि जस्ट अभी 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा है। तो यहां पर क्या क्या है, यहां पर है BP इज इक्वल टू BQ। B पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं, उनकी लेंथ इक्वल होगी, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। तो टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्लियर बिल्कुल। नाउ भाई ये सेंटर है, ये सेंटर है, तो OP और OQ क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। तो OP इज इक्वल टू OQ रेडियस, ठीक है ना। एंड देन जो BO है वो कॉमन है, तो BO इज इक्वल टू BO कॉमन, ठीक है ना। सो देयरफॉर ट्रायंगल BPO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQO बाय, भाई तीनों साइड इक्वल हो गई ना, तो बाय SSS। तो वही क्वेश्चन हुआ भाई, वही पार्ट तो हुआ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसे ही करवाया था, है ना। इसका यूज करके मैंने, भाई अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 9 में केवल ये वाली बात थी, इन दोनों को मैंने 90 प्रूफ करा था। मैं चाहता तो आपको बोल सकता था कि आप इनको यूज कर लो, है ना। इनको मैंने 90 करा था, तो ये भी 90, ये भी 90, सम 180 होगा, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार समझ लेंगे। तो ये हो गया BP और BQ कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो
भाई ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर हो गया। जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करा तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स में ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। समझ में आई बात? अब देखो ये भी दो ट्राइंगल वैसे ही हैं जैसे ये हैं, ये साइड इक्वल, ये कॉमन रेडियाई, सेम ये ट्राइंगल सेम ये ट्राइंगल। तो इसका मतलब है जब इनको कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो 3 4 बराबर, इनको कॉन्ग्रुएंट तो 5 6 बराबर, इनको कॉन्ग्रुएंट तो 7 8 बराबर, क्योंकि सेम ही चीज फॉलो हो रही है। तो मैंने लिख दिया सिमिलरली। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। नाउ भाई मैं जानता हूं, बच्चा जानता है किसी एक पॉइंट पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा कितने डिग्री फॉर्म करता है? 360 डिग्री फॉर्म करता है। तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। क्लियर है बात? ठीक है ना? और मुझे अपोजिट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, तो अपोजिट में ये वाला एंगल आ गया तो 1 8 हो गया और यहां पर 5 4। तो मैं फिलहाल के लिए 1 8 और 5 4 रखूंगा अपने पास। अपोजिट एंगल्स प्रूफ कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस 8 5 प्लस 4। तो इन दोनों के अलावा जो एंगल्स है उनको रिप्लेस करना शुरू करूंगा। तो देखो मुझे 1 चाहिए, बिल्कुल चाहिए, 1 लिख दिया। क्या मुझे 2 चाहिए? क्या मुझको 2 चाहिए? है भाई? 2 नहीं चाहिए। 2 किसके बराबर है? 2 किसके बराबर है मेरे पास? यहां पर 2 बराबर है 3 के। क्लियर है? बिल्कुल। उसके बाद 3 के जगह पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना? एंड 3 की जगह पर 4 लिख सकते हैं ना? 3 की जगह पर 4 नहीं, स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज है मेरे पास। मुझे 1 और क्या चाहिए? 1 और 8 चाहिए। तो 1 की जगह पर तो 1 ही है मेरे पास ना, और 2 किसके? ठीक है, हाँ सॉरी, 1 तो 1 ही है। 1 और 2 आपस में बराबर हुए थे, बाय मिस्टेक 1 और 2 आपस में बराबर हुए थे, तो 2 की जगह पर 1 आ गया। 3 किसके बराबर हुआ है? 3 4 के बराबर हुआ है, तो 3 की जगह पर 4 लिख दिए। 4 मुझे रिक्वायरमेंट है 4 की, तो 4 की जगह 4। 5 जो 5 है वो 5 किसके बराबर निकल कर आया था? 6 के बराबर निकल कर आया था, है ना? लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, तो मैंने 5 की जगह पर 5 लिख दिया। 6 मुझे नहीं चाहिए, मैंने हटाकर फिर से 5 लिख दिया। 7 मुझे चाहिए क्या? मुझे 7 नहीं चाहिए। 7 किसके बराबर आया है? 8 के बराबर है, देखो, तो इसकी जगह पर 8 लिख दिया, और एंगल 8 की जगह पर एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पर पहले एंगल्स चेक कर लेना ना। अपोजिट एंगल्स में 1 8 हो गया, 1 8, और यहां पर 5 4। मुझे केवल ये चाहिए, तो 1 1 के बराबर है। 2 नहीं चाहिए, 2 किसके बराबर था? यहां से देख लेंगे, 1 के बराबर। 3 नहीं चाहिए, 3 किसके बराबर है? 4 के बराबर, 4 लिख दिया। 4 चाहिए, 5 चाहिए, 6 नहीं चाहिए, 6 5 के बराबर है, 5 लिख दिया। 7 नहीं चाहिए, उसकी जगह पर 8 लिख दिया। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो देखो एंगल 1 1 2 हो गया, 2 ऑफ एंगल 1, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ट्वाइस ऑफ एंगल 5, एंड देन ट्वाइस ऑफ एंगल 8, 360 डिग्री। अगर इस सब में 2 कॉमन ले लूं, या फिर मैं क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो बराबर 180 आ गया। ठीक है ना? देखो एंगल 1 और 8, एंगल 1 और 8, ये रहा 1 ये रहा 8, ये मिलाकर बनेंगे एंगल AOB, और एंगल 4 और 5 ये दोनों मिलाकर बनेंगे एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ध्यान से देखो, सप्लीमेंट्री ही तो है भाई, यही तो प्रूफ करना था। AOB और COD मिलाकर कितने डिग्री बनेगा? 180 बनेगा। तो ऑपोजिट साइड्स जो है सेंटर पर कितने डिग्री एंगल बना रही हैं? 180 बना रही हैं। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। क्लियर है? बिल्कुल। अब मैं इसका दूसरा पार्ट भी कर दूं, है ना? दूसरे पार्ट के लिए इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बड़ी वैल्यूज को ले लेता हूं। तो एंगल AOB प्लस COD
प्लस AOD प्लस BOC बराबर 360। भाई ये भी तो कंप्लीट एंगल ही है ना CA, ये भी तो कंप्लीट एंगल ही है। मैंने बड़ी बड़ी वैल्यूज लिख ली। अब मुझे पता है AOB और COD यानी कि इन दोनों का सम 180 है, तो इनकी जगह 180 लिख दिया, वहां पर ले गया तो एंगल AOD प्लस एंगल BOC, भाई इसकी जगह 180 लिख दिया और ये ले गया यहां पर माइनस हो गया। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, तो उसकी ऑपोजिट साइड सेंटर पर जो एंगल्स बनाएंगी वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। तो यह है हमारा पूरा चैप्टर 10 सर्कल्स क्लास 10th का। इसका हर एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, एनसीईआरटी का एग्जांपल भी करवाया है। अभी कुछ दिनों बाद से है ना, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से मैं सैंपल पेपर की सीरीज शुरू करने वाला हूं, ठीक है ना। वीक में 1 से 2 सैंपल पेपर हम सॉल्व करेंगे जब तक हमारे नोट्स होंगे, ठीक है ना। तो हमको एक आइडिया लग जाएगा, पैटर्न हमको समझ में आ जाएगा और हमारी टाइमिंग मैनेज हो जाएगी। क्लियर है। तो आज की वीडियो में केवल इतने रखेंगे। यहां पर हमारा चैप्टर होता है क्लोज एनसीईआरटी से, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको नोट कर लो।